यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक नया, एक शानदार, एक बेहतरीन सा सेशन। आपका एग्जाम आने वाला है और हम नए नए सेशंस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सबसे पहला सेशन यहां पर ये रखा जा रहा है 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। मैं कुछ ऐसे सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ 10 ऐसे चुनिंदा सवाल जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आप मेरे साथ एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर लिखिएगा और एंड में मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सो पेपर 1 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित हैं ये सवाल। ये टॉपिक मैंने वहां से उठाए हैं, तो टॉपिक को अगर सवाल के माध्यम से कराया जाएगा तो आपको ज्यादा हिट करेंगे, ज्यादा आपके दिमाग में वो जाकर बैठ जाएंगे। सो बिना किसी देरी के गाइज, आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा ये। NEP 2020 एम्फसाइज करती है इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन का सवाल या वैल्यू एजुकेशन की ये जो टॉपिक है हायर एजुकेशन से, सवाल यहां से जरूर आता है। सो NEP 2020 के छात्रों के बीच निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए मूल्य शिक्षा के एकीकरण पर जोर दिया। किस पर दिया बताएंगे गाइज? शाबाश। वैल्यू एजुकेशन ऑन योर स्क्रीन गाइज, डू इट। शाबाश। वीडियो को पॉज करके आंसर को कर लीजिएगा, उसके बाद जो है हम यहां पर आंसर को मिलाने की कोशिश करेंगे जी। अगर हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि हम यहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। होलिस्टिक का मतलब हम यहां पर कंप्लीट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कंप्लीट डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि यहां पर ना केवल कि आप सोशल फ्रंट पर बेटर होने चाहिए, पर्सनल फ्रंट पर बेटर होने चाहिए, आप एज अ ओवरऑल पर्सनालिटी जो है आपके अंदर एक डेवलपमेंट, एक पॉजिटिव चेंज जो है आना चाहिए। चाहे हम सोसाइटी की बात करें, चाहे हम पर्सनल की बात करें, चाहे हम रिलीजियस की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक वैल्यू एजुकेशन की बात करें, आप हर तरीके से बेहतरीन बनने चाहिए। सो यही मकसद रहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग दी स्टूडेंट्स, दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि NEP ने एम्फसाइज किया है। आप यहां पर देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन to promote holistic. This is for complete development of the student with a strong sense of ethics, morality, patriotic citizenship for our nation. ये ना केवल आपके एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर बात करता है। जब आप हर एक चीज में बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो आपका जो है सोशल सर्कल हो, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हो आपके, या फिर जो है आपका पैट्रियोटिज्म हो, मोरालिटी हो, जब आप इसमें बेटर होंगे, एकेडमिक एक्सीलेंस आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। पढ़ने की इच्छा और सीखने की इच्छा जो है आपके अंदर आ जाएगी। तो ये ना केवल उसके ऊपर फोकस करता है, बाकी ये हर लाइफ के एस्पेक्ट के ऊपर जो है इसका मेन फोकस रहता है। दैट इज द वैल्यू एजुकेशन। चलिए, अगला जो मैं सेशन लेकर आया, अगला जो मैं सवाल लेकर आया, वो मैं लेकर आया सर क्रोनोलॉजी का सवाल। ये सवाल और ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन। सो अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। जी हाँ, ये सवाल मैंने पहले भी कराया था और बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत किया था। अब उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा इसे सही करेगा। सर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और एजुकेशन कमीशन। सर, ये आपके सामने है। जी हाँ, ओके, बहुत बढ़िया जी। सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्या क्या कब कब आया था, क्या क्या कब कब आया था जी। सो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सर ये आया था 1945 में। और इसका मेन मकसद ये था कि कैसे आप हिंदुस्तान के अंदर टेक्निकल एजुकेशन अनडिवाइडेड था तब, कैसे आप हिंदुस्तान के अंदर टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। दैट इज 1945 टेक्निकल एजुकेशन। ये हो गया आपका सी पार्ट, बी पार्ट इसका आंसर है सी। उसके बाद आया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। सर ये आता है आपका 1948 में, जिसका मेन मकसद रहता है राधाकृष्णन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। दैट वाज द मेन फोकस ऑफ इट।
है ना। सो यहां पर ये आता है 1948 में। उसके बाद आता है आपका ए पार्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी 1953। ये भाई साहब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था 1948 का, वही जो है यहां पर रिकमेंडेशन देता है कि ऐसी एग्जाम गवर्निंग या एग्जाम मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए या एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए जो कि हायर एजुकेशन की इन सारी चीजों को एकेडमिकली मैनेज कर सके। उसके लिए आया आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, साल 1964। ओके, साल 1964। और इसने तो एजुकेशन का जो हालात जज्बात सभी बदल दिए, चाहे वो 3 लैंग्वेज फार्मूला लाना हो, चाहे वो 10+2+3 का मतलब करिकुलम लाना हो, या फिर वो आपका स्पिरिचुअलिज्म लाना हो, चाहे वो आपका जो है वोकेशनल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, हर तरीके से जो है ये एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर उनका मेन फोकस होता था। ये फोकस ये करते थे कि कैसे आप एजुकेशन के थ्रू देश को बढ़ाएंगे, क्योंकि एजुकेशन जब सबके पास होगी, सब पढ़े लिखे होंगे और सब जो है फिर देश को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। दैट इज फॉर इट गाइस। देखिए, नेशनल एजुकेशन कमीशन 45, 48, 49, 53, 64, 66। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट वाज द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एनईजीपी स्टार्टेड इन इंडिया? सर एनईजीपी हिंदुस्तान के अंदर कब स्टार्ट हुआ था? कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स। 2008। ये वो वाले सवाल हैं जो कि काफी बार एग्जाम में आए हैं और ये वो वाले सवाल हैं जो कि अक्सर बच्चे गलत करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इसे ध्यान से सुनने और करने की कोशिश करे। ओके गाइस, सो यहां पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बात आती है एनईजीपी की। ये आया था साल 2006 में। ये आया था साल 2006 में और इसका मेन मोटिव क्या था कि आप हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बना दीजिए। आप हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बना दीजिए। जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, जिससे क्या होगा, काम स्पीड अप होगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें, और टाइमली होगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है यहां पर करने की कोशिश की जा रही थी। यहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, यहां पर प्रॉपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तैयार थे, यहां पर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी तगड़े तरीके से अपने लेवल पे हो चुका था, यहां पर हर एक चीज तैयार थी। और ये प्रोजेक्ट जो है शुरू भी हो चुका था बहुत सारी जगहों पर। 31 एनईजीपी के 31 मिशंस जो थे आपके जो थे, शुरुआत भी हो चुकी थी बहुत सारे देशों में, बहुत सारी जगहों पर देश के अंदर ये चल भी रहा था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, और यहां पर ये जो मिशन था ये फ्लॉप हो जाता है। ओके, ये हर तरीके से काम कर रहा है ना। ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, टाइमली कंप्लीशन और सारी चीजें, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वाह मजे ही आ गए, सुन के ही मजा आ रहा है। 2006 वे बैग, आज से 19 साल 20 साल पहले की बात, ठीक है। लेकिन ये फेल हो जाता है क्योंकि यहां पर एक चीज जो गवर्नमेंट जिसको टच करना भूल जाती है या जिसको जो है पिक्चर में लेना भूल जाती है, वो था आपका सिटीजन का अवेयरनेस, है ना। सिटीजन का अवेयरनेस, वहां पर सिटीजन को अंदाजा ही नहीं था, देशवासियों को अंदाजा ही नहीं था कि भाई ये हो क्या रहा है। उनके अंदर जो है मैं कहूंगा कि एक तरीके से वो लिटरेट ही नहीं थे, वो टेक्नोलॉजिकली अवेयर ही नहीं थे कि कैसे इसको जो है परफॉर्म करना है, कैसे ये सब होगा, कैसे कंप्यूटर पे आज ये सारी चीजें आ गई। हम कहां राशन कार्ड की लाइन के लिए लंबा लंबा, आधार कार्ड की लाइन के लिए या और बाकी सारी चीजों के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम जो है लंबी लंबी लाइनों में लगा करते थे। आज ये प्रोडक्ट्स सर्विसेज फोन पे ही क्यों आ रही हैं? सो ये बिल्कुल बैंड बज जाती है इसकी और बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है, वो था साल 2015 जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। सो एनईजीपी 2.0 लाया जाता है, जिसको हम ई क्रांति का भी नाम देते हैं, उसके बाद जो है फिर डिजिटल ई गवर्नेंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। द इंट्रोडक्शन ऑफ मूक, सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ, बताएंगे मूक जो था क्यों जस्टिफाई किया गया, किस वजह से जो है उसको जस्टिफाई किया गया। एवरीवन इन दी कमेंट सेक्शन। सर मूक का जो फुल फॉर्म था ना, वो था मैसिव ओपन ऑनलाइन
मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। जहां पर मैसिव का मतलब था टू रीच द मास, टू रीच द मास, मास का मतलब टू रीच द पब्लिक, टू रीच द पब्लिक। ओके, सो वो काम जो था यहां पर हो रहा था एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन के ऊपर जो था यहां पर बात हो रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं एजुकेशन के पास, एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाया जाए, उनको फ्री में या मिनिमल कॉस्ट के ऊपर ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो अपना जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर से बेहतरीन कर सकें। अगर इसकी बात करते हैं तो साल 2008 में आया था, है ना, और साल 2012 में आकर ये फेमस हो जाता है, जिसको मूक ऑफ द ईयर भी कहा जाता है। ओके, जिसको मूक ऑफ द ईयर भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बच्चों ने भैया गलत किया, ये सवाल बार बार पेपर में आया, फिर भी बच्चों की समझ में नहीं आया। सो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में आपने इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है, लगाना है, बताएंगे। एवरीवन शाबाश, बहुत बढ़िया। ये काफी बार मेमोरी स्टोरेज, मतलब ये मैं कहता हूं कि अगर 10 बार पेपर हुआ है ना तो 8 बार ये सवाल आया पेपर में, इतना ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल। और बच्चे गलत करते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, जो पुराने चावल हैं वो तो ठीक कर लेते हैं। जी हाँ, तो सर सबसे छोटा जो है वो है आपका केबी, सबसे छोटा केबी, केबी के बाद आता है आपका एमबी, केबी एमबी, फिर आता है आपका जीबी, फिर आता है आपका टीबी, और फिर आता है आपका पीबी, जी, फिर आता है आपका पीबी। कल मैंने आपको बी 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 सारे कैंसिल हो गए थे, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, किलोमीटर जीटी रोड के पास, किलोमीटर जीटी रोड का पास या जीटी रोड के पास, के एम जी टी पी, के एम सी ई, सीई, देन डीबीए, सीई डीबीए, आंसर इज दिस, आंसर इज सी पार्ट, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और सवाल था, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आईसीटी का, और काफी सारे बच्चे जो है ये सवाल गलत करके आए थे, और ये आपके पेपर में यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल है, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री की शिफ्ट में ये सवाल आया था, तो जरा ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक कंप्यूटर का, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक कंप्यूटर का, जरा ध्यान से कीजिएगा गाइस इस सवाल को। ओके गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। गाइज यहां पर बात होती है कि भाई नॉट, है ना, इट इज फ्री फ्रॉम मोनोटनी, जी हाँ, मोनोटनी से तो है ये फ्री होता है, आप बोर नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है ये। इमेंसली वर्सेटाइल है, जी हाँ, 36 काम कर लेता है एक बारी में। इमोशंस इसमें नहीं होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। सर ये सारे आंसर्स इसको मैच नहीं करते, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो नहीं है वो पूछा है, इसकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, जी नहीं, इसकी अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती है, ये एक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जो है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जो है काम करता है, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड दी हार्डवेयर्स, with the help of software and the hardwares। so ये इसका आंसर सही होगा, not a characteristic of a computer, not a characteristic of a computer, that is absolutely right sir, बहुत बढ़िया। सर एक और सवाल, 2000 पहले 25% डिक्रीज होता है और फिर 130% इंक्रीज होता है, फाइनल वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू क्या होगी, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। सर परसेंटेज का मतलब होता है 100, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो वो 100 में से माइनस हो रही है, और अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो वो 100 में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बाय 30, डिक्रीज बाय 25। सो 2000 जो था आपका वो रह गया पहले 75%, फिर वो हो गया गाइज 130%, ठीक है ना,
और ये बराबर किसके हो गया गाइस 1950। आंसर इज ए पार्ट, आप यहां पर देख सकते हैं। दिस इज द बेस्टेस्ट वे, आंसर रहेगा इसका ए पार्ट 1950। बेसिक काम था और ये सवाल भी आपके यूजीसी नेट में, इस तरीके का सवाल आपके यूजीसी नेट का वन ऑफ द फेवरेट सवाल है, वन ऑफ द फेवरेट सवाल है। सर, द डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज ऑन द आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड। सर, डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज जो आपकी आधार प्लेटफॉर्म पे है उसे क्या बोला गया है? जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। डिजी साइन डेस्क, ई साइन डेस्क, ऑनलाइन साइन डेस्क या गूगल साइन इन? जल्दी से कोशिश राइट आंसर्स की होनी चाहिए गाइस, जल्दी से कोशिश राइट आंसर्स की होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके सर, यहां पर डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज ऑन दी आधार प्लेटफॉर्म, इसको कहा गया है सर ई साइन डेस्क, इलेक्ट्रॉनिक साइन। जैसे कि सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं, तो अब आपको जो है जगह पर जाकर जो है फिजिकली जाकर साइन करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा। ई साइन की फैसिलिटी जो है आपके पास अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी का साइन का जो है डिजाइन चुनकर, अपना नाम लिखकर, उसके अंदर डिजाइन आता है, अपना डिजाइन जो है वहां पर चिपका दीजिए और आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है साइन हो जाता है आपके घर बैठे बैठे। ई साइन डेस्क, e-sign digital signature services launched by the on the Aadhaar platform by the UIDAI, part of a Digital India initiative. This service allow individual to electronically sign the documents using their Aadhaar credentials, providing a secure, legally valid, may be sign to a digital document. किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए आप आधार का ऑथेंटिकेशन वहां पर हो जाता है और फिर आराम से जो है आप घर पे बैठे बैठे जो है साइन भी कर सकते हैं। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इसमें से क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बायोडाइवर्सिटी के इसमें से क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जल्दी से कोशिश राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स होनी चाहिए। जी सर, बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन फूड सप्लाईज में हेल्प करती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, द एनवायरमेंट अराउंड अस, प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट मेडिसिन, प्लांट्स आ गए तो इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी आ गए, फूड सप्लाईज, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यूज भी ये देती है। जी हाँ, ABCD इज एब्सोल्युटली राइट हियर, ब्रिलियंट सर, बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे बढ़ेंगे, ये एक और सवाल जो कि अगेन यूजीसी का फेवरेट सवाल है, यूजीसी का फेवरेट सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंट रिलेटेड डेज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, अर्थ डे या ओजोन डे? जल्दी से कोशिश राइट आंसर्स की सभी ने करनी है गाइस। सर, हेल्थ डे आता है जी, हेल्थ डे आता है 7 अप्रैल को, है ना, 7 अप्रैल को। अर्थ डे आता है आई थिंक 24 अप्रैल को, प्लीज चेक, है ना, 7 अप्रैल और 24 अप्रैल, करेक्ट, 22 अप्रैल, सॉरी 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को। ओके, उसके बाद ACBD ये आता है सर 5 जून, 5 जून, ये 3 हो गए और उसके बाद जो है आपका आंसर बन गया ए पार्ट, यहां पर देख सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, आपका अर्थ डे जो है 22 अप्रैल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून और आपका इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन लेयर जो होता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ACBD इज द थिंग गाइस। आई होप ये पूरा का पूरा जो है आपको ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये वो सवाल हैं जो कि हमेशा आपके पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। इसको जितनी बार हो सके इसको ध्यान में रखिएगा और इसके इर्द गिर्द के सवाल जितने ज्यादा कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिएगा। मैं और भी सेशन ऐसे लाऊंगा। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताना। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बात करता है वो कौन सा है? जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बात करता है वो कौन सा है? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा
और ऐसे सवाल और भी आते रहेंगे। क्लास कैसी लगी, है ना, स्कोर कैसा था, और फीडबैक जरूर साझा कीजिएगा। ये वो सारे सवाल मैंने लिखे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और ऐसी टॉपिक से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे भी। आगे और कौन सा सेशन चाहिए जरूर बताइएगा। थैंक यू।